आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब। 8वीं कक्षा का यह हमारा पहला पाठ है पाठ्य पुस्तक का। तो ये पाठ या कविता है, हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक आपको कविता सुनाऊंगी, वो आपको सुनना है और उसमें किस ऋतु का वर्णन आया है वो आप मुझे बोलेंगे। ओके, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, गलत होगा तो भी कुछ परवाह नहीं, मैं आपको बोलूंगी। ओके। फूटे हैं आमों में, फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं। होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन झूठे हैं। होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि ये इसमें कुछ त्योहार का वर्णन है या कुछ ऋतु का वर्णन है, ऐसा कुछ आपको लगता है, लग रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, फूटे हैं आमों में बौर, मतलब अभी अभी आम के पेड़ पर वो जो मोहर लगता है ना, वो छोटे छोटे सफेद या पीले रंग के क्या आते हैं, फूल आते हैं, उसको मोहर बोलते हैं। और वो आने के बाद ही उसको आम लगना शुरू हो जाते हैं। पहले कच्चे आम लगते हैं, फिर वो हम थोड़ा पकने के लिए पहले कच्चा आम तोड़ते हैं और पकने के लिए रख देते हैं, है ना। तो ये कौन से महीने में होता है? मतलब हम छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में आम खाते हैं, उतना मैं आपको हिंट देती हूँ। तो उससे पहले अब ये आमों के पेड़ों में क्या है, भौर लगने शुरू हो गया है। भौर क्या है वो मैंने आपको, बौर क्या है वो मैंने आपको बोल दिया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी आम के पेड़ को क्या हो रहा है, बौर आने लगा है। और होली मची ठौर ठौर, और होली कौन से महीने में होती है, इस शब्द से तो आपको पता चला ही होगा, होली के दिन है, अभी होली आने वाली है ना। और होली के दिन में तो बुरा न मानो होली है, ऐसा तो हम बोलते हैं और सबको रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी महीना होगा फाल्गुन और वसंत ऋतु होगा। फाल्गुन महीने के साथ साथ हिंदी महीने का नाम है फाल्गुन ऋतु। फाल्गुन ऋतु का नाम है वसंत। ओके। और अंग्रेजी महीना कौन सा? मार्च। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई तक फिर क्या होते हैं, आमों के पेड़ को क्या लगते हैं, आम लगते हैं। तो अभी आपको लग रहा है टीचर क्या ऐसे कविता सुना रहे, तो कविता का नाम क्या है हमारे, उससे पहले कुछ मैं आपको पूर्व ज्ञान के प्रश्न भी पूछूंगी। अभी और देखो, तो मैंने जो अभी ये 4 पंक्ति आपको पढ़ाई, इसमें वसंत ऋतु का वर्णन आया है। अभी देखिएगा इस प्रश्न से कुछ समझ में आता है क्या। कुछ प्रमुख ऋतुओं के नाम बताइए। अभी आप 8वीं कक्षा में हो तो आपको मालूम होना जरूरी है। गर्मी, वर्षा, सर्दी, जाड़ा, वसंत, है ना, पतझड़, इस प्रकार के ऋतु होते हैं। सही है, लेकिन प्रमुख कितने ऋतु हैं? 6 ऋतुएं हैं। माता सरस्वती के हाथ में कौन सा वाद्य होता है? अभी ऋतु भी पूछ रहे हैं, वाद्य का भी वर्णन है, क्या है, देखेंगे देखेंगे। माता सरस्वती के हाथ में कौन सा वाद्य है? हाँ, वीणा वादिनी वरदे बोलते हैं ना, वीणा वादिनी वरदे। हाँ, सरस्वती का वर्णन हम बोलते हैं ना, उसको विद्या की देवी है वो सरस्वती माता, तो उनके हाथ में क्या है, वीणा है। आपको कौन सा ऋतु पसंद है और क्यों? कौन सा ऋतु? आपको तो बस बारिश, गर्मी, सर्दी, इतने ही मालूम है ना। सर्दी है तो बहुत सर्दी होती है, गर्मी में गर्मी ज्यादा होती है, ठंड है तो बहुत ठंडी लगती है। तो कौन सा ऋतु? ज्यादातर बच्चों को बारिश में भीगना पसंद होता है मेरे ख्याल से, है ना। पतझड़ होने के बाद धरती का वातावरण कैसा होता है? मतलब बारिश होने की संभावना होती है, सब जो पुराने पत्ते होते हैं पेड़ के वो गिर जाते हैं, हाँ, और नए नए पत्तियां आती है पेड़ों पर। और वातावरण कैसा होता है धरती का, मतलब पेड़ के ऊपर पत्ते न होने से थोड़ा रूखा सूखा लगता है, लेकिन जब बारिश आती है और नए नए उसके ऊपर क्या होते हैं, पत्ते
आने लगते हैं तो धरती का वातावरण मोहक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो वाद्य से इससे रिलेटेड है कि उस पर आधारित क्या है, हमारे कविता का नाम क्या हो सकता है। एक तो कुछ ऋतु का वर्णन उसमें है और कुछ वाद्य का वर्णन इसमें से। तो चलो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हमारे कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज, है ना। तो इस आवाज के बारे में तो अभी आप कविता का नाम तो ध्वनि है और ऋतु भी बोल रहे हो, वाद्य भी बोल रहे हो। चलो इस कविता में क्या है हम शुरू करेंगे। उससे पहले इस कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका थोड़ा कवि परिचय मैं आपको बोलूंगी। जन्म बंगाल की महिषादल रियासत, जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। और उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में से काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। और उपन्यास में है अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। और कुछ प्रमुख पुरस्कार जो बहुत बड़ा सम्मान होता है ना, पद्म भूषण पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। तो अभी हम इस कविता को पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, पहले ये चित्र देखिएगा। इस चित्र में आपको एक पेड़ दिख रहा है और बाजू में सब कुछ जो दिख रहा है, कौन सा रंग ज्यादा आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रकृति का। अभी पेड़ है तो हरा तो दिखेगा ही। हरा रंग होने के साथ साथ पीले रंग के कुछ फूल आपको नजर आ रहे हैं क्या, देखिएगा। हाँ, जो ये पीले रंग के फूल होते हैं वो कौन से मौसम में आते हैं। हमने अभी बसंत पंचमी सरस्वती की पूजा की ना, अभी अभी हमने। हाँ, तो अभी वसंत महीना ही शुरू है देखो। तो वसंत महीना जब आता है तब इस प्रकार के पीले रंग के फूल आने लगते हैं और धरती का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। अभी हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे, आपको भी पाठ्य पुस्तक में देखना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो। ध्वनि कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। तो यहाँ ध्वनि क्यों नाम दिया गया है, कौन से वाद्य का यहाँ पे वर्णन नहीं है, बस यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन है। और वसंत ऋतु में बसंत पंचमी होती है और तब हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और उनके हाथ में वीणा होती है। हाँ, लेकिन ये ध्वनि क्या है इस कविता में, तो कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये क्या है उनके अंतर्मन की आवाज, वो हम देखेंगे। तो क्या कहते हैं कवि, देखो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। अभी मैं अभी जीवन की मैं समाप्ति नहीं करूंगा। उनके अंतर्मन की आवाज, मतलब उनको लगता है कि मेरा अंतर्मन मुझसे बात करता है। और क्या बात करता है, अभी न होगा मेरा अंत। अंत में समाप्ति, जीवन की समाप्ति अभी नहीं होगी। अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी अभी तो मैं आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब किसका अंत नहीं होगा, मेरा अंत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी तो वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है। वन मीन्स जंगल, जीवन रूपी वन। यहाँ पे पूरा क्या है, अभी काल्पनिक है, उनके मन की आवाज है यार ये। मृदुल मीन्स कोमल। मैं जब जो शब्दों के अर्थ बोलती हूँ ना, सुनते सुनते लिखते जाइएगा बेटा रनिंग नोट्स में। मृदुल मीन्स कोमल, अभी न होगा मेरा अंत। देखो बार बार कहते हैं कवि कि अभी अभी तो ये वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है और अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो कोमल वसंत शुरू होता है। वसंत क्या है, एक ऋतु का नाम है।
हरे हरे ये पात। अभी देखो क्या होता है, वसंत ऋतु समाप्त क्यों नहीं होता ऐसा लगता है कवि को, क्योंकि वो समय में वातावरण कैसा रहता है, धरती का प्रकृति कैसी दिखती है हमारी, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात। देखो हरे हरे ये पात मतलब हरे हरे रंग के क्या होते हैं, पूरे पत्ते होते हैं, पत्ते, पात मीन्स पत्ते, है ना। और डालिया कलिया कोमल गाता, और ऐसा लगता है कि उनकी जो डालियां है वो पेड़ों की, कलियां है और वो क्या करती है, कोमल गात मतलब मुलायम लगती है, और वो कुछ गाती है। गात मीन्स यहाँ पे कुछ गाना वगैरह नहीं, तो गात मीन्स शरीर, मतलब उनका शरीर कैसा दिखता है, पेड़ों का शरीर, है ना। जो पेड़ है, अभी पेड़ों का वर्णन किया है ना, वो कैसा है वहां पे, पात मीन्स उनके पत्ते कैसे, हरे है, कोमल है, नाजुक है, उनकी कलियां, और गात मीन्स शरीर, शरीर अर्थ लिखना है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और मेरा स्वप्न क्या है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पहले मैं अर्थ बोलूंगी और फिर अर्थ समझाऊंगी भी। स्वप्न में सपना, कर मीन्स हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ, हस्त, समानार्थी शब्द। निद्रित मीन्स निद्रा में सोई हुई, और प्रत्युष मीन्स प्रातः काल, आशा, मनोहर मीन्स सुंदर, है ना। तो अभी हम इस पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि मानते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, कवि बार बार उनके अंतर्मन की आवाज सुनते और कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी तो उनके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी, शिशु मीन्स बालक, छोटा बच्चा, किसको कहते हैं, वसंत ऋतु को, क्योंकि अभी अभी वो जो वसंत ऋतु है उसकी शुरुआत हुई है, और शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, मतलब उनको अंतर्मन, सबको लगता है ना मैं अभी बड़ा नहीं हुई हूँ, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ, तो अपने अंतर्मन की एक आवाज होती है, वैसे ही उनका जो छोटा सा बच्चा सा सुकुमार सा उनका जो मन है कवि का, वहां पे वसंत का आगमन हुआ है। और जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, अभी सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है आपके सामने अभी आपको, और नाजुक शरीर के लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती है, और उसमें से ठंडी हवा आए, है ना, उनकी जो कलियां है वो मुलायम होती है, डालियां कलियां, चारों ओर प्रकृति में सुंदरता, मृदुलता, सुंदरता दिखाई देती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। देखो मतलब ये जो वसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पे किया है, जिस प्रकार से वसंत आते ही मन को प्रफुल्लित कर देता है, उत्साहित करता है, कुछ काम करने का मन होता है, वैसे यहाँ पे कवि कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैला, मतलब मैं भरपूर मेहनत करूंगा, भरपूर काम करके मैं अपनी जो ये है ना यश, मेरा मतलब यश की प्राप्ति बोलते हैं ना, तो मैं मेरा यश चारों ओर फैलाना चाहता हूँ। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का संदेश भी देना चाहते हैं। और उनके स्वप्न, अभी उनके अंतर्मन की आवाज है ना, तो स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर, मतलब अभी बोलते हैं ना, कली कैसी होती है, अलसाई जैसी लगती है ना, लेकिन उसका जब वो फूल हो जाता है वो कैसा है, फ्रेश लगता है ना, एकदम प्रफुल्लित कर देता है मन को। पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने, और उससे क्या पता चलता है, अभी सुबह हो गई है, प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं, अर्थात अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं व प्रमाद को दूर भगाना चाहते हैं। मतलब उनके अंतर्मन की आवाज उनको कहती है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, काम करना है, यश चारों दिशाओं में फैलाना है। तो
और वो कलियों के ऊपर हाथ फेर कर उनमें जो आलस्य भरा हुआ है, आलस्य मीन्स लेजीनेस बोलते हैं ना, मुझे आज कुछ काम करने का ही मन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक सुंदर प्रभात आने का संदेश मैं देना चाहता हूँ। अर्थात मतलब कब होगी आपकी सुंदर प्रभात? प्रभात मीन्स भोर, प्रभात, सुबह। तो जीवन में जब आपका आलस्य, निराशा, प्रमाद ये सब कुछ निकल जाएगा, तभी आप कुछ नए कार्य मतलब काम करने में अग्रसर हो सकेंगे। अग्रसर में सामने आके चलो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आगे जाऊंगा, आप मेरे पीछे आओ, ये तो मेरे साथ चलो, हम सब मिलके कुछ ना कुछ नया काम करके दिखाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे सुंदर वसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। और क्या कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। यहाँ पे थोड़े शब्द कठिन है, लेकिन मैं अर्थ बोलूंगी, समझने की कोशिश करिएगा। पुष्प मीन्स फूल, सुमन, कुसुम, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। तंद्रालस में, तंद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल, मतलब बहुत नींद आ रही है ना। लालसा खींच लूंगा मैं, लालसा मीन्स कुछ इच्छा, आकांक्षा, और उनमें क्या करूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सहर्ष सींच दूंगा मैं। नव मीन्स नया, अमृत में सुधा, सहर्ष में खुशी से, द्वार मीन्स दरवाजा, अनंत मीन्स जिसका समापन नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है। तो यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं कि इस पद्यांश में कवि फूलों की उनिंदी आंखों से, अब यहाँ पे कली के द्वारा, कली के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहते हैं। उठो, एक सुबह हो गई है, प्रभात हो गई है, और वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। मतलब उठते ही आलस, मतलब नींद आपकी पूरी हो गई, तो एक बार उठ गए तो दिन भर आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और उन्हें आपके मन का जो ये आलस है वो निकाल देना है, और जोश भरे अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा, मतलब अमृत पिए जैसा। अमृत किसके पास होता है मालूम है? भगवान के पास। बोलते हैं ना, जब देव और सुर, सुर और असुर, सुर मीन्स देव, असुर मीन्स राक्षस, वो दोनों का जब समुद्र मंथन में विजय किसका हो गया? देवों का, मीन्स सुरों का। तो अमृत किसके पास आया? देवों के पास, देवताओं के पास आया। तो इसलिए बोलते हैं ना, कभी हम अगर खाना नहीं खाते तो आपके पेट में कुछ अमृत है क्या? आपको भूख नहीं लगती? हाँ, तो अमृत सब भगवान के पास आ गया और जहर राक्षसों के पास चला गया, ऐसा बोलते हैं। मतलब अमृत, अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करना चाहते हैं। नव प्राणों का संचार मीन्स कुछ एक ऐसी अद्भुत शक्ति उनके पास लाना चाहते हैं कि उसकी वजह से वो क्या कर सके, कुछ नए काम कर सके, और सबको भी उस वो काम करने के लिए प्रेरित कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। और उनका मानना है कि उसका अंत अभी बहुत दूर है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या करना है, कभी ना कभी मरना ही है ना, ऐसा नहीं सोचते यहाँ पे कवि। तो अभी मेरा अंत आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी तो नया नया आया है। अभी मेरा अंत क्या है? बहुत दूर है। उसे जीवन में बहुत कार्य करने हैं, और कभी प्रत्येक फूल से उसका आलस्य और प्रमाद, प्रमाद मीन्स बोलते हैं ना, माज, माज होता है ना, मतलब है मेरे पास पैसा है, यूं है त्यों है, लेकिन ऐसा गर्व, घमंड बोलते हैं ना, उस प्रकार का छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं। और ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहे। वास्तव में कभी अपने जीवन की आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के भांति चारों ओर बिखरना चाहते हैं। वह अपने अदृश्य व अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहते हैं, अपना अंत नहीं चाहते।
मतलब बार बार वो अपने अंतर मन को समझा रहे थे कि मुझे अभी ये करना है, जोश भरना है, प्रकृति के साथ मिलकर किस तरह से मुझे काम करने हैं, मेरे साथ सबको लेके चलना है, तो इसलिए अभी मेरा अंत नहीं आ सकता। वो अपने मन को बार बार समझा रहे थे। तो इसका एक बार हम कविता का सार देखेंगे। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, तो अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में क्या है, वसंत रूपी यौवन आया है। यौवन में छोटा शिशु के जैसा, अभी अभी मतलब बड़ा होने की तैयारी में है, मतलब वो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, बोलते हैं ना। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष कैसे है, हरे भरे है, पौधे पर कलियां खिली है, अभी तक सो रही है। लेकिन वो मतलब मनुष्यों के मन से ही नहीं, तो इवन वो क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे उनके ऊपर खिली हुई जो कलियां है, उनमें से भी जो उनके मन में आलस्य भरा हुआ है, वो भी उनको निकाल देना है। कवि कहते हैं कि सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे, देखो, और एक नया सुंदर सवेरा वो लेके आएंगे। मतलब सूर्य अपना उगने का काम करता है, मनुष्य अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी अपने अंतर्मन की, क्योंकि अंतर्मन में हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, अंतर्मन काल्पनिक है लेकिन सुंदर कल्पना है। देखो, मतलब सपने में भी हमें लगता है कि कुछ काम करना है और हमें सबको लेके काम करना है, प्रकृति ऐसी करनी है, वो सोचना ही बहुत बड़ी बात है ना। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, और जो निराश है उनके मन में भी वो खुशियां भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान दान करने के लिए भी तैयार है। मतलब मैं खुश हूं ना, मुझे क्या करना है दूसरों का, ऐसा यहाँ पे कवि नहीं सोचते। तो अपने खुशी के साथ साथ मैं दूसरों को भी वो खुशी देना चाहता हूँ, वो दान करने के लिए भी तैयार है। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, और ऐसा लगना भी बहुत बड़ी बात है ना। समय सुखी हो ना वो दुखी है, तो मुझे क्या करना है, आजकल ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ है तो सामने वालों को देना है, मतलब अच्छा, दुख है ना तो दुख है ऐसा नहीं, तो सबके साथ खुशी बांटते हुए दान करने के लिए भी कवि तैयार है। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, और सबके साथ सुख है, पैसा है, सब कुछ है, तो कैसे होंगे, सुखी होंगे। और इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं लाते, है ना। तो यहाँ पे हम जियो के माध्यम से एक बार देखेंगे। देखो, सुंदर से क्या है, यहाँ पे वीणा दी गई है, मृदुल वसंत। मतलब आपको समझ में आया ना, ध्वनि नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो मन की आवाज सुन रहे हैं। और यहाँ पे वसंत ऋतु के वर्णन में कवि के मन में कल्पना आई है कि उन्हें क्या काम करना है, किसके लिए करना है, अंत क्यों नहीं होगा, ऐसे उनके मन में क्या क्या करना है, अभी हमने देखा उनका अंतर्मन क्या कहता है। मृदुल वसंत, हरे हरे पात, डालिया कलिया, कोमल गात, स्वप्न मृदुल कर, निद्रित कलिया, तंद्रालस पुष्प, ये शब्द आपको थोड़े नए नए दिखेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से आपको कविता समझ में आई होगी। तो इस कविता में हम गतिविधि करेंगे, वसंत ऋतु पर स्वयं एक कविता बनाइएगा। जैसे कि मैंने 4 पंक्तियां आपको सुनाई ना कविता शुरू करने से पहले, उस प्रकार से, और किस में होनी चाहिए, वसंत ऋतु की थी वो कविता, तो आपको भी उस प्रकार से ही एक वसंत ऋतु पर अपने मन से एक कविता बनानी है। और वसंत ऋतु पर अपने शब्दों में अनुच्छेद भी लिखना है ना। तो मतलब गतिविधि, आप वसंत ऋतु पर एक कविता बनाएंगे और लिखेंगे भी एक अनुच्छेद वसंत ऋतु के ऊपर ही अपनी कक्षा पुस्तिका में। तो यहाँ पे आपको वसंत ऋतु का पूरा वर्णन आपको मालूम हो जाएगा, या वसंत ऋतु कब आता है, कौन से महीने में आता है, कौन सा हिंदी महीना होता है। हाँ, और यहाँ पर हमने इस कविता में व्याकरण का भाग ज्यादा क्या देखा है, पर्यायवाची शब्द, मैंने हर एक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बोला है ना। तो यहाँ पे ये कविता समाप्त होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।